बीएड फर्स्ट ईयर की फर्स्ट पेपर का फर्स्ट यूनिट दोस्तों हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पेपर का आपके नाम है बाल्यावस्था एवं विकास प्रक्रिया। ये दोस्तों राजस्थान यूनिवर्सिटी, मत्स्य यूनिवर्सिटी, ब्रज यूनिवर्सिटी और शेखावाटी यूनिवर्सिटी के लिए है। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से हैं तो आपको सिलेबस मैच कर लेना है। अगर आपके सिलेबस सेम है तब आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और ये वीडियो दोस्तों उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास सीरीज नहीं है, बुक नहीं है, उनको लास्ट टाइम में किस तरह से एग्ज़ाम को हैंडल करना है उस बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे जो अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी दोस्तों आप 60 से 80% तक आप अपना स्कोर खींच पाओगे और आराम से जो क्वेश्चंस हैं उनको आप हैंडल कर पाओगे। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आप आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपको इसके एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना है। इसमें आपको लिखना है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है। यह वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग द्वारा शिक्षा की परिस्थितियों में मानव व्यवहार के संबंध में भविष्यवाणी करता है। आज शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत से अनुसंधानों के कारण यह संभव हो सका है कि सीखने तथा शिक्षा संबंधी अन्य तत्वों के विषय में निश्चित रूप से कुछ भविष्यवाणियां भी की जा सकती है। इस तरह से विज्ञान ने प्रगति कर ली है। शिक्षा मनोविज्ञान में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग होता है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए निम्न तथ्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं। उनमें से कुछ तथ्य हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला तथ्य है शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार का स्वीकारात्मक यानी कि पॉजिटिव विज्ञान है। सेकंड है शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार का तथ्यात्मक यानी कि फैक्चुअल अध्ययन करता है। इसके निर्णय वस्तुनिष्ठ होते हैं। यह व्यवहार का निर्णय करता है और इसके सामान्य नियमों की खोज करता है। इसका संबंध मूल्यों से न होकर तथ्यों से होता है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरे पॉइंट में आपको यहाँ पर ऐड करना होगा शिक्षा मनोविज्ञान की व्यवहारिक अवस्थाओं में से एक है। यह सीखने की स्थितियों के संबंध में छात्र का व्यवहार का अध्ययन करता है। चौथे पॉइंट में आपको लिखना होगा परिस्थितियाँ यदि एक जैसी हों तो शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत सब जगह एक जैसे होते हैं। मानव मनोविज्ञान के नियम सभी देशों में और सभी समय एक से रहते हैं। अगला पॉइंट की बात करते हैं। पांचवें पॉइंट में आपको लिखना होगा शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संबंधी परिस्थितियों में मानव व्यवहार के नियमों का पता लगाता है और उसमें कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संबंधी परिस्थितियों में मानव व्यवहार के क्या के साथ साथ कैसे का भी पता लगाता है। छठा पॉइंट है शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत प्रामाणिक हैं। परीक्षण और पुनः परीक्षण करने पर शिक्षा मनोविज्ञान के नियम सदैव सही पाए जाते हैं। उनकी प्राथमिकता की कोई भी जांच कर सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान एक पदार्थ विज्ञान है, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि इसमें भौतिक विज्ञान के समान यथार्थता है। जैसा कि स्पष्ट है कि शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान भौतिक वस्तुओं के अध्ययन करने वाले विज्ञान के समान यथार्थ नहीं हो सकता, क्योंकि व्यवहार एक जटिल एवं परिवर्तनशील रोग है। अतः शिक्षा मनोविज्ञान को यथार्थ विज्ञान कहते समय उसकी यथार्थता की सीमाओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। उपयुक्त वर्णन के आधार पर यह कहना ठीक ही है कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है। इस तरह से आपको पूरा क्वेश्चन जो है वो एक्सप्लेन करना होगा। डिटेल्स आप इस तरह से करनी होगी आपको, तभी आपके पूरे में से पूरे आपको नंबर मिलेंगे। अब बात करते हैं दूसरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। तो प्रायोगिक विधि से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न सोपानों को समझाइए। पहले बात करेंगे प्रायोगिक विधि के बारे में, फिर इसके सोपान डिस्कस करेंगे। तो पहले देखिए परिभाषा की बात करते हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड आप इसे इंग्लिश में कह सकते हैं। प्रयोगात्मक विधि का तात्पर्य उस विधि से है जिसमें सुव्यवस्थित एवं नियंत्रित परिस्थितियों में किसी प्राणी की अनुभूति तथा व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। प्रयोग में सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता के समक्ष मानव व्यवहार से संबंधित कोई समस्या होती है। उस समस्या के समाधान के लिए वह प्रयोग करता है। सही बात है, हमारे सामने जब कोई समस्या होगी तभी हम उसके बारे में सोचना शुरू करेंगे। अब आपके सामने एग्ज़ाम्स हैं, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तभी आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए इतना प्रयत्न कर रहे हैं। तो ये सही बात है। आगे बात करते हैं। समस्या का हल करने के लिए प्रयोगकर्ता उसे एक प्राकल्पना के रूप में प्रस्तुत करता है। निर्मित प्राकल्पना के प्रयोगों को द्वारा सत्य अथवा असत्य
सिद्ध किया जाता है। इस विधि में परीक्षक का कार्य विषयों के व्यवहारों का निरीक्षण तथा उनकी व्याख्या करना है। प्रयोग करने से पूर्व परीक्षक को विषयों से संबंध स्थापित करना पड़ता है। विशेषताओं की अब बात करते हैं। तो विशेषताओं में आपको कुछ विशेषताएं जो है वो इम्पोर्टेंट हैं, जिनकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर पहली विशेषता है, इस विधि में प्रयुक्त मनोवैज्ञानिक प्रयोगों के लिए कम से कम 2 व्यक्ति, प्रयोगकर्ता व प्रयोज्य की आवश्यकता पड़ती है। ये इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है। सेकंड है, मनोवैज्ञानिक प्रयोग केवल सजीव प्राणियों पर ही किए जाते हैं, जबकि अन्य वैज्ञानिक विषयों में ऐसा प्रतिबंध नहीं होता। ये भी बात आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखनी है। थर्ड जो है, परिस्थितियों और चरों को नियंत्रित करना इस विधि की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। इस नियंत्रण के द्वारा अनावश्यक परिस्थितियों व चरों के घेरे से बाहर निकलकर आवश्यक परिस्थितियों व चरों को प्रयोग में लाकर काम में लिया जाता है। इतना करने के बाद अब बात करते हैं प्रयोगात्मक विधि के चरण या फिर सोपानों की। पहला चरण है समस्या। किसी भी प्रयोग को हल करने से पहले आवश्यक है कि प्रयोगकर्ता किसी समस्या का चयन करे। कोई समस्या ही प्रयोग के लिए कई स्रोतों से प्राप्त की जा सकती है, जैसे पहले किए गए कार्यों की पुनरावृत्ति करके, वर्तमान कार्यों का गहन अध्ययन करके, विशेषज्ञों से विचार विमर्श करके समस्या का चयन करता है। पहले चरण में आपको समस्या का चयन करना है। दूसरे चरण में आपको क्या करना है, संबंधित साहित्य का अध्ययन और उपकल्पना का निर्माण करना है। समस्या को चुनने और कथन के बाद प्रयोगकर्ता जिस समस्या को चुनता है उस समस्या से संबंधित साहित्य का गहन अध्ययन करता है। साहित्य अध्ययन के आधार पर विशेषज्ञों की राय के आधार पर अपने प्रयोग का समस्या के संबंध में उपकल्पना का निर्माण करता है। उपकल्पना को परिभाषित करते हुए टाउनसेंड ने लिखा है, उपकल्पना अनुसंधान समस्या के लिए एक प्रस्तावित उत्तर है। आगे आपको इसमें लिखना है, उपकल्पना बना लेने से प्रयोगकर्ता की प्रयोग की समस्या ही सुनिश्चित नहीं होती है, बल्कि उपकल्पना से प्रयोगकर्ता को आगे प्रयोग करने के लिए मार्गदर्शन भी मिलता है। थर्ड पॉइंट है प्रायोज्य। उपकल्पना निर्धारण करने के बाद प्रयोगों का चयन किया जाता है। प्रायोज्य से अभिप्राय उन लोगों से है जिन पर प्रयोग किया जाता है। एक प्रयोग में इनकी संख्या 1 भी हो सकती है और अधिक भी, बहुधा इनकी संख्या 1 से बहुत अधिक होती है। आगे चौथा पॉइंट है चर और प्रयोगात्मक अभिकल्प। कर्लिंगर के अनुसार चर वह गुण है जिसके विभिन्न मूल्य हो सकते हैं। उदाहरण के लिए प्रकाश, ध्वनि, तापक्रम, शोरगुल आदि किसी न किसी प्रकार के चर हैं। किसी प्रयोग में मुख्यतः 2 प्रकार के चर होते हैं। पहला होता है स्वतंत्र चर और दूसरा होता है आश्रित चर। चरों के पश्चात प्रयोगकर्ता प्रयोग के लिए योजना का अभिकल्प भी तैयार करता है। आगे बात करेंगे 5वें पॉइंट पर। आपको लिखना है उपकरण और सामग्री। इसमें आपको लिखना होगा, अध्ययनकर्ता प्रयोग में जिन उपकरणों का प्रयोग करता है उनका संक्षेप में विवरण देता है। यदि प्रयोग के लिए वह किसी एक नए उपकरण को विकसित करता है तो उसका विस्तृत अध्ययन भी करता है। छठा पॉइंट है नियंत्रण। नियंत्रण में आपको लिखना होगा, समस्या से संबंधित साहित्य का अध्ययन करके तथा विशेषज्ञों की राय और अपने अनुभव के आधार पर यह निश्चित करता है कि अध्ययन समस्या को कौन कौन से कारक अथवा चर प्रभावित कर रहे हैं। समस्या को प्रभावित करने वाले कारक, उपकरण से संबंधित कारक, प्रयोगकर्ता से संबंधित कारक आदि, इन सभी प्रकार के कारकों को नियंत्रित करके अध्ययनकर्ता समस्या से संबंधित आंकड़ों का संकलन करता है। 7वां पॉइंट है निर्देशन तथा विधि। नियंत्रण आदि को निश्चित करने के बाद प्रयोगकर्ता प्रयोज्यों अथवा प्रायोज्यों के लिए निर्देश निश्चित करता है कि प्रायोज्य को प्रयोग से संबंधित कार्य लेने के लिए क्या क्या निर्देश देने हैं। पूर्ण निश्चित योजना और अभिकल्प के अनुसार आंकड़ों का संकलन करता है। 8वां है परिणाम। तो परिणाम में आपको लिखना होगा, पूर्व निश्चित प्रयोग योजना के अनुसार आंकड़ों का संकलन करने के बाद आंकड़ों का वर्गीकरण करके सारणीकरण करते हैं, सारणी बनाते हैं। फिर प्रयोग अभिकल्प के अनुसार उच्च सांख्यिकी विधियों द्वारा आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं और सांख्यिकी विश्लेषण के आधार पर परिणाम ज्ञात करते हैं। तो परिणाम जो है वो सांख्यिकी विश्लेषण के आधार पर ज्ञात किए जाते हैं। 9वां पॉइंट है व्याख्या तथा सामान्यीकरण। आंकड़ों के आधार पर प्राप्त परिणामों की व्याख्या करने से पूर्व सर्वप्रथम प्राप्त परिणामों के आधार पर उपकल्पना की जांच करते हैं और निष्कर्ष निकाल लेते हैं। फिर अपने निष्कर्षों की व्याख्या विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर करते हैं। अंत में सामान्यीकरण में यह देखते हैं कि परिदृश्य पर
प्राप्त परिणाम कहाँ तक सामान्य जनसंख्या पर लागू होते हैं। अब बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, नवीन समय में शिक्षा मनोविज्ञान के शैक्षिक अनुप्रयोग एवं महत्व को समझाइए। तो इसमें आपको लिखना होगा, शिक्षा मनोविज्ञान का आज शिक्षा के सभी पक्षों पर बहुत प्रभाव है। वर्तमान शिक्षा का आधार ही हम मनोविज्ञान को कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, यानी कि सभी जो वर्तमान की शिक्षाएं हैं उनका जो आधार है वो मनोविज्ञान है। मुख्य रूप से शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व एवं शैक्षिक अनुप्रयोग इस प्रकार से है, तो वो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो पहला आपको यहाँ पर लिखना है बाल केंद्रित शिक्षा। तो शिक्षा मनोविज्ञान ने ही शिक्षा को जो शिक्षक व पाठ्यक्रम के केंद्रित थी बाल केंद्रित बना दिया। प्रारंभ में बालक को शिक्षा को केंद्र नहीं माना जाता था, लेकिन आज शिक्षा का केंद्र बालक को माना जाता है। शिक्षा की सारी व्यवस्था वह प्रक्रिया बालक को ध्यान में रखकर की जाती है। सेकंड है पाठ्यक्रम निर्माण में। तो शिक्षा मनोविज्ञान ने पाठ्यक्रम को भी प्रभावित किया है। आज पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय बालक की रुचि, योग्यता, वृद्धि, क्षमता, आवश्यकता आदि को मद्देनजर रखा जाता है। पाठ्यक्रम में इतनी अधिक विविधता है कि विद्यार्थी अपनी व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर पाठ्यक्रम का चयन कर सकता है। अगला है समय सारणी। समय सारणी की दृष्टि से भी शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है। अब समय सारणी बनाते समय छात्रों की रुचि, थकान, विश्राम, ध्यान की एकाग्रता आदि को ध्यान में रखा जाता है। कठिन व सरल विषयों की आवश्यकता भी उसके अनुसार ही रखी जाती है। चौथा पॉइंट है अध्ययन विधियाँ। शिक्षा मनोविज्ञान ने परंपरागत रहने की पद्धति के स्थान पर मनोविज्ञान पद्धतियों को जन्म दिया है। मनोविज्ञान ने क्रिया समझने, अंतर्निहित शक्तियों व अभिव्यक्ति के विकास के अनुसार अध्ययन विधियों का समर्थन किया है। इससे शिक्षा में बालक अधिक रुचि लेता है। पांचवा पॉइंट है पाठ्य सहगामी क्रियाएं। शिक्षा मनोविज्ञान ने पाठ्यक्रम में अध्ययन के साथ साथ पाठ्य सहगामी प्रवृत्तियों पर भी काफ़ी बल दिया है। उनके अनुसार अध्ययन को महत्व के समान ही वाद विवाद, खेलकूद, लेख, स्काउटिंग, नाटक, संगीत, काव्य, गोष्ठी, भ्रमण आदि का भी महत्व उतना ही है। अतः इन सभी को शिक्षा का अभिन्न अंग माना जाना चाहिए। छठा है अनुशासन की व्यवस्था। शिक्षा मनोविज्ञान ने इस बात का समर्थन किया है कि अनुशासन बनाए रखने के लिए भय व डंडे के स्थान पर प्रेम का प्रभाव महत्वपूर्ण है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार स्वानुशासन की भावना का विकास होना चाहिए। सातवां पॉइंट है बाल्य विकास का ज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान ने बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास की विभिन्न अवस्थाओं की विशेषताओं व आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण व्यवस्था का समर्थन किया है। जैसे बाल्यकाल में बालक की खेल में रुचि होने के कारण खेल विधि मुख्य है। आठवां पॉइंट है अधिगम प्रक्रिया का ज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान ने अधिगम की प्रक्रिया के विभिन्न पक्षों को विस्तार से समझाया है। अधिगम के नियम, अधिगम में बाधक तत्व, अधिगम के सहायक तत्व आदि को भली प्रकार से समझाया है। नवा है स्मृति तथा अवधान। मनोविज्ञान याद करने की क्रिया में संबंध स्थापित करने पर बहुत कम जोर देता है। अवधान तथा रुचि का घनिष्ठ संबंध है। कक्षा में बालकों को अवधान आकर्षित करने के लिए पाठ्य विषय में रुचि उत्पन्न करना आवश्यक है। 10वां पॉइंट है व्यक्तिक भेद, बुद्धि तथा निर्देशन। प्राचीन काल में योग्यतानुसार शिक्षा पद्धति अपनाना पागलपन समझा जाता था, वहीं आज व्यक्ति भेद के अनुसार शिक्षा देना आवश्यक समझा जाता है। बुद्धि प्रामाणिक माप ने इस कार्य को सुगम बना दिया है, जिससे शिक्षा व व्यावसायिक निर्देशन देने की सुविधा उपलब्ध है। 11वां पॉइंट है मापन एवं मूल्यांकन। मापन एवं मूल्यांकन की विधियों के माध्यम से बालक की योग्यताओं का मापन एवं प्रगति का मूल्यांकन ज्ञात किया जाता है। फलस्वरूप आय, व्यय तथा अवरोधन की की समस्या का समाधान किया जा सकता है। शिक्षा के विभिन्न पक्षों की दृष्टि से शिक्षा मनोविज्ञान का बहुत महत्व है। शिक्षा के सभी पक्ष निश्चित रूप से शिक्षा मनोविज्ञान से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित है। प्रयोगकर्ता द्वारा प्राप्त किए जाने वाले निष्कर्ष पूर्ण रूपेण सत्य और विश्वसनीय नहीं माने जा सकते। तो इस तरह से दोस्तों आपको अपना ये
क्वेश्चन जो है वो आसानी से कंप्लीट कर लेना है। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप इस वीडियो को 2-4 बार देख लेंगे तो आराम से सारी जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगी। अब बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आपको लिखना है शिक्षा मनोविज्ञान का व्यवहारिक रूप है। मनोविज्ञान के सिद्धांत का जिस क्षेत्र में निरूपण होने लगता है उसी के नाम से उसकी अलग शाखा बन जाती है। मनोविज्ञान के सिद्धांतों का शिक्षा में मुख्यतः उन व्यावसायिक परिवर्तनों का अध्ययन करता है जो बालकों में विद्यालय के वातावरण में लेते हैं। इस प्रकार यह शिक्षक को अपना कार्य करने में बहुत सहायता पहुंचाता है। अब आगे बात करेंगे इसकी महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में। तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रमुख परिभाषाएं। शिक्षा मनोविज्ञान के विषय में प्रमुख विचारकों ने अपने विचार निम्न प्रकार दिए हैं। तो कोल्सनिक ने कहा है शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मनोविज्ञान के सिद्धांतों तथा खोजों को शिक्षा में प्रयोग है। ट्रो ने कहा है शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। क्रो ने कहा है शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन या व्याख्या है। इन परिभाषाओं पर विचार करने से निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट होते हैं। तो आइए अब बात करते हैं तथ्यों की। तो पहला तथ्य यहाँ पर स्पष्ट होता है शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है जिसकी सार्थकता अध्ययन के पश्चात व्यवहार में संशोधन में आंकी जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान विद्यार्थियों, अध्यापकों एवं अभिभावकों के लिए अनिवार्य रूप से ज्ञेय है। शिक्षा मनोविज्ञान जीवन के वास्तविक आदर्शों की प्राप्ति में सहायक होता है। शिक्षा मनोविज्ञान का सीधा संबंध शिक्षण व अधिगम क्रियाकलापों से है। पांचवा है शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों को अपनाकर विद्यालय विज्ञान का स्वरूप ग्रहण कर लेता है और इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है और मनोविज्ञान से शिक्षा संबंधित समस्याओं को हल करने में सहायता होती है। जहाँ भी मनोविज्ञान शैक्षिक स्वरूप में लाभकारी होता है वहीं उसका अध्ययन क्षेत्र होता है। तो बस दोस्तों इस यूनिट में आपके इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनसे आपका पूरा यूनिट कवर हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना है जिससे आपके ये सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आपके अच्छी तरह से कवर हो जाएं। और अगर आपके पास सीरीज़ है तो आप उसमें मार्क लगा करके सीरीज़ से भी आपको पढ़ लेना है। इन क्वेश्चंस को दोस्तों ठीक तरीके से आप अगर कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हो जाती है तो आप आसानी से एग्जाम में आने वाले सभी क्वेश्चंस के साथ आसानी से डील कर पाएंगे। आई होप आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हुए होंगे। फिर भी दोस्तों इससे रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स रहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और बाकी पेपर्स के वीडियो भी दोस्तों जल्दी ही चैनल पर अपलोड किए जाएंगे तो उनके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना है ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचे। और इस वीडियो को अपने सभी बीएड वाले अभ्यर्थियों के साथ शेयर करना है ताकि उनका भी कुछ बेनिफिट हो सके। थैंक यू।